हेलो एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जैसा कि पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। और उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो हम लोग वन बाय वन क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैंने सारा पॉइंट वाइज आपको क्या किया है, इसे इंडिकेट कर दिया है ना, ताकि ये क्या हो, आप जब कभी भी पढ़ें तो आपको पढ़ने में क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, या चैप्टर को जो है वो याद रखने में आपको क्या होगा, बहुत ही फायदे होंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अगर आप गौर करें तो उससे भी पहले हम लोगों ने क्लास 8 में जो है वो क्या पढ़ा था, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रिक करंट के सिर्फ एक ही इफेक्ट नहीं होते हैं, इसके अलावा जो है हम लोगों के पास क्या है, इसके कुछ मैकेनिकल इफेक्ट भी हैं, है ना। जैसे फैन का चलना, तो ये सब हमारा क्या है, मैकेनिकल इफेक्ट है। यानी आपको हम क्या करते हैं कि एक एनर्जी फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उससे जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने वर्क को जो है वो ईजियर बनाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये सबसे पहले, है ना, इसे इंट्रोड्यूस अगर कोई किया था तो वो थे सर हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। ठीक है ना, सबसे पहले किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने। 17th सेंचुरी में एक्सीडेंटली जब ये अपने लैब में थे तो क्या किए कि टेबल पे इन्होंने एक सेटअप तैयार किया हुआ था, है ना। और उसमें क्या था कि आपको वो एक पाथ जो है ना, पाथ कहने का मतलब यहाँ सर्किट तैयार करके रखे हुए थे, जिससे क्या हो रहा था कि करंट जो है वो पास हो रहा था, और बगल में एक मैग्नेटिक कंपास था, मैग्नेटिक कंपास था। ठीक है ना, वो नियर अबाउट होने के कारण उन्होंने जब इसे अचानक से देखा, एक्सीडेंटली चूंकि ये हुआ था तो इस पर उनका जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। ठीक है, जब उन्होंने इसे देखा तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन होता हुआ, यानी कि जो मैग्नेटिक नीडल्स हैं कंपास के अंदर में, वो जो है अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो रहा था, मूव कर रहा था। ठीक है, इस चीज़ को वो देखने के बाद उन्होंने क्या किया कि बार बार जो है इसका डायरेक्शन कभी चेंज किया, है ना, कभी जो है सोर्स जो है उसे चेंज किया कि सोर्स जो है कभी इसके पावर को बढ़ाया घटाया, है ना। लेकिन ये क्या हुआ कि इसने डिफ्लेक्शन करना नहीं छोड़ा, है ना। जब कभी भी नियर अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट ये पहुंच रहा था, एक डिफ्लेक्शन इसमें शो हो रहा था। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना, कि अट्रैक्शन या रिपल्सन जो है ये एक मैग्नेट क्या कर सकता है, दूसरे के साथ ही कर सकता है। अट्रैक्शन ये मैग्नेटिक मटेरियल के साथ भी कर सकता है, लेकिन अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कोई एक ऐसा फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है जो इसे क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, उस पोजीशन से हटा रहा है, यानी एक रिपल्सन भी कहीं ना कहीं इसके पास हो रहे थे। तो यानी इसके नियर अबाउट अगर और कोई चीज है नहीं तो कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट है। यानी इसी इलेक्ट्रिक करंट ने एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या किया है, जनरेट किया है, और उसी के वजह से ये जो है मैग्नेटिक नीडल क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, या वाइब्रेट कर रहा है, समझे। ये उन्होंने फाइनली एक कंक्लूजन दिया। अब यहाँ जब शुरू हो गया तो फिर इसके बाद तो हमारे जो है वो बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होने लगे, धीरे धीरे ये और भी बड़े स्तरों में जानने लगे, है ना। और आपको जो है आज के डेट में हम लोग जानते हैं कि इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कितना ज़्यादा यूज़ होता है। चाहे स्पीड के मामले में लें तो मैग्लेव ट्रेन का जो है हम लोग जानते हैं कि इसमें कोई पहिया नहीं होता है, ये पटरी पे भी, है ना, या ट्रैक के ऊपर भी कम से कम कुछ डिस्टेंस
पे ही होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही, एक रिपल्सन के कारण ही क्या करता है, वो फॉरवर्ड मूव करता है और इतना हाई स्पीड क्या करता है, गेन करता है। साथ ही साथ आप गौर करें तो हमारे मेडिकल साइंस में भी इसका अच्छा खासा यूज होता है। आप लोगों ने सुना होगा MRI, मैग्नेटिक रिजोनेंस एंड इमेजिंग, MRI, ठीक है ना। जब डॉक्टर्स जो हैं वो आपको क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को जज करने से पहले उनको अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ऐसा लगता है ना, तो वो किसी बॉडी पार्ट का MRI करवाते हैं। वहाँ भी क्या है, आपको मैग्नेटिक रिजोनेंस एंड इमेजिंग होता है। इंटायर बॉडी पार्ट में जो सेल्स हमारे क्या हैं, डेड हैं या कोई टिश्यू इस तरह का है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ ना कुछ एटम से बने होते हैं और हर एटम जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो चार्ज गेन किए रहता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को यूज़ करके आजकल हमारे मेडिकल साइंस में भी इसका अच्छा खासा देख रहे हैं कि यूज हो रहा है और इससे हमें फ़ायदा भी होता है। इसके अलावा आप लोग देखते होंगे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो होते हैं हैवियर सबस्टांस को एक जगह से लिफ्ट अप करके दूसरे जगह तक, है ना, पहुंचाने के लिए वहाँ भी हम लोग इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा और गौर करें तो आप लोग देखते होंगे कि अगर मान लीजिए कि कहीं जो है हमारे पास कचरे का अंबार लगा हुआ है, उनमें से कुछ ऐसे सबस्टांस हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, उन सबको सेपरेट करने के लिए तो एक सेपरेशन प्रोसेस में भी मैग्नेट का अच्छा खासा यूज़ होता है, ठीक है। आप बहुत जगहों पे इसे देखते होंगे, है ना, मोटर हो, जनरेटर हो, इस मैग्नेट का यूज़ होगा ही होगा या मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ होगा ही होगा। कभी हम लोग डिस्टरबेंस क्रिएट करके करंट प्रोड्यूस करते हैं, कभी करंट को जो है मैग्नेटिक फील्ड में ला करके क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क करवा लेते हैं। तो ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं जिन्हें आप गौर करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थे ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट, है ना, और उनका कंक्लूजन, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्नो रूल, ठीक है ना। ये स्नो रूल क्या है ना, कहीं कोई स्नो रूल कह रहा है, कहीं कोई नसो रूल कह रहा है, आखिर ये है क्या, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ नहीं है ना, या ये आपको जो है बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा गौर करेंगे हमें समझ में भी आएगा और अच्छी खासी नॉलेज भी होगी। एक्चुअली मैं यहाँ ऑरेस्टेड साहब ने तो कहा कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि किसी भी चीज़ को जो है थोड़ा चिड़फाड़ करते हैं, है ना। प्याज मिला तो प्याज को डायरेक्ट खाने के बजाय उसके छिलके को भी हम छीलेंगे, उसमें भी बहुत तरह का, है ना, ये हम लोगों का एक इंटरेस्ट ही होता है। इसे अदर वे में ना लें, नेगेटिव ना लें, पॉजिटिवली। तो बस उसी तरह से क्या हुआ कि अब हमें लगने लगा कि डिफ्लेक्शन इसमें किधर की ओर होगा, है ना, लेफ्ट होगा, राइट होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, आखिर किधर होगा, ठीक है ना। तो वहीं से स्टार्ट हुआ हमारा स्नो रूल, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होगी जिसे हम लोग आराम से जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, है ना, ज्योग्राफी वगैरह भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रंट हमारा ईस्ट होता है, तो इसे ईस्ट समझो। ये बैक हमारा क्या हुआ, वेस्ट हुआ, है ना। लेफ्ट किधर की ओर है भाई, तो लेफ्ट जो है वो हमारा नॉर्थ होता है, तो इसे नॉर्थ समझो। डायरेक्शन हम लोग जान रहे हैं अभी फिलहाल, है ना। इसका क्या यूज होगा वो हम लोग देखते हैं। एक्चुअली में हम लोग यहाँ देखते क्या है कि डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल किधर की ओर होगा। अब आप गौर करो, है ना, सॉरी यहाँ साउथ होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, साउथ होगा। अगर हमने मैग्नेटिक निडल यहाँ रखे हैं, ठीक है ना, ठीक इसके ऊपर रखा हो, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है और ये हमारा क्या है, साउथ डायरेक्शन है, ठीक। अब यहां हम कह रहे हैं कि करंट अगर साउथ टू नॉर्थ मूव करे, किधर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी ये हमारा साउथ हुआ और ये हमारा क्या हुआ, नॉर्थ हुआ। तो ये कहता है कि डिफ्लेक्शन इन द निडल टुवर्ड्स या ओवर द वेस्ट होगा, ओवर द वेस्ट। यही वो रूल है, यही वो रूल है कि अगर करंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ हो तो ऐसे केस में हमारा क्या हो जाएगा, ओवर द वेस्ट हो जाएगा। अब आप इसे जितने तरह से चेंज करना चाहें करते रहें, ठीक है ना।
और उसी रूल को क्या करेंगे, फॉलो करते रहेंगे। आप मान लीजिए इधर की ओर डायरेक्शन ले लेते हैं, तो बस इसे क्या करना है, घुमा दो भाई। ये साउथ हो गया हमारा, ये नॉर्थ हो गया, है ना, ये ईस्ट नीचे की ओर आ गया, वेस्ट किधर की ओर हो गया, ऊपर की ओर। यानी डिफ्लेक्शन इसमें क्या होगा, इधर की ओर होगा, इसमें किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है। आप अगर डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, आप क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, तो इसी स्नो से हमारा क्या हो जाता है, नसो रूल। क्या हो जाता है, नसो रूल, कि अगर नॉर्थ टू साउथ हो, किधर की ओर हो, नॉर्थ टू साउथ हो, डायरेक्शन तो हमारा सेल पे डिपेंड कर रहा है या सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। करंट जब कभी भी मूव करेगा तो पॉजिटिव टू किधर की ओर, नेगेटिव टर्मिनल की ओर, है ना। अब इसी में आप डायरेक्शन चेंज कर लेंगे तो निश्चित है ये नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। तो ऐसे केस में किधर की ओर होगा, तो ओवर द ईस्ट हो जाएगा। किधर की ओर हो जाएगा, ओवर द ईस्ट हो जाएगा। ठीक है। आपको अगर अभी भी डिफ्लेक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे सिंपल रूल है, और वो कौन सा है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स रूल समझो या एम्पियर्स स्विमिंग रूल समझो, दोनों सेम चीज है। अब यहाँ स्विमिंग वर्ड यूज हो रहा है ना, तो गौर करना कि एम्पियर्स ने स्विमिंग क्यों कहा, है ना। तो यहाँ गौर करो कि एक स्विमर है, कौन सा है, कौन है भाई, तो एक स्विमर है या एक पर्सन है। ठीक। अब इस पर्सन का जो है, हमने देखा कि करंट का डायरेक्शन हमारा इधर की ओर है, ये उसका लेफ्ट हैंड हुआ, ये राइट हैंड हुआ, ये लेफ्ट लेग है, ये राइट लेग है, ये हेड है, सपोज करो, है ना। मेरी ड्राइंग बहुत ही सुंदर है, देख करके ज़्यादा खुश नहीं होना है, ठीक है ना। तो आप गौर करेंगे कि जब करंट का डायरेक्शन, है ना, टुवर्ड द हेड है ना, कि कोई एक स्विमर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या कर रहा हो, स्विम कर रहा हो, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर की ओर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है ना, कि उसका जो लेफ्ट हैंड है, तो अगर मान लो कि मैं ही हूं स्विमर, मेरा हेड आगे की ओर है यानी इसके डायरेक्शन में है, मेरा लेफ्ट हैंड किधर है, इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक निडल में जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर की ओर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। ये भी आपके लिए आसान है, इससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है। ठीक है। तो स्टूडेंट, हमने अभी पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, बहुत सारे जगहों पर मैंने इसका यूज भी बताया। स्नो रूल पढ़ा, नसो रूल पढ़ा, है ना, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ये सारे के सारे आपको क्या बताते हैं, डायरेक्शन। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है, तो उसके डायरेक्शन को समझना, और उसके बाद हम उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे, या उसका जो फार्मूला होगा वो हम डिराइव करेंगे। अगर हमारे पास डायरेक्शन समझ में, ईजिली समझ में आ जाता है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है आगे फर्दर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ आप लोग देखिए कि ये तो ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन के बाद स्नो रूल हुआ, एम्पियर स्विमिंग रूल से हमने डिफ्लेक्शन बता दिया कि मैग्नेटिक निडल जो है कि इस तरह के केसेस में किधर की ओर करेंगे, कैसे करेंगे। अब आप गौर करें कि क्या जिस तरह से बार मैग्नेट में पैटर्न था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, नॉर्थ टू साउथ मूव कर रहा था, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, है ना, इंटायरली जो है वो अंदर की ओर जो है वो मूव कर रहा था, साउथ टू नॉर्थ, और ये लाइंस क्या थे, एक दूसरे के पैरेलल थे। ठीक है। लेकिन या ये एक एक्सटर्नली एक क्लोज कर्व बना रहा था। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी में पढ़े थे। क्या ये सारे चीज़ों के साथ इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, या इसी तरह का लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा, तो हमें पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। ये डिपेंड करेगा शेप ऑफ द कंडक्टर पे। ये डिपेंड किस पे करता है, शेप ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, उसके स्ट्रेंथ पे, कि इलेक्ट्रिक अमाउंट का जो है वो सब फिर हम लोग बाद में फर्दर समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, कि
कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट कंडक्टर में, है ना, या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में किधर की ओर होती है। तो इसके लिए सिंपल सा चीज़ है, आप अगर चाहें तो इस एक्सपेरिमेंट को अपने यहाँ कर भी सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कि ये हमारे पास जो है एक थिक कार्डबोर्ड है ना, या बोर्ड है कोई भी थिक, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, एक बोर्ड है, फ्लैट सरफेस है, समझे ना। और इसके मिडिल में हमने एक पेंट्रेट किया, एक छोटा सा होल किया है, जिससे हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या किया है, पास आउट किया है। और हमने देखा, और हमने इसे क्या किया कि एक सेल से कनेक्ट कर लिया है, सेल से कनेक्ट कर लिया है। अब आप बताओ कि सबसे पहले हम करंट को देख लें कि करंट किधर से मूव कर रहा है। तो ये गौर करेंगे कि ये पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है, निगेटिव है। यहाँ से करंट पास आउट होगा, इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और ऐसे होते हुए वापस फिर इस टर्मिनल पे आएगा। ठीक है, यानी हमारा करंट का डायरेक्शन जो है वो किधर की ओर है, अपवर्ड है। किधर की ओर है, अपवर्ड है। आप एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी इसे इजीली समझ सकते हैं। आयरन फिलिंग्स जो होते हैं, है ना, इन सबको आप यहाँ स्प्रेड आउट कर लें, है ना, फैला दें, और कुछ घंटों के लिए इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ दें। ठीक है, विड्रॉ कर लें, हम लोग निकल लिए। ठीक है, कुछ घंटों के बाद जब हम वापस आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि यहाँ जो है कि कुछ ये जो आयरन फिलिंग्स हैं वो कुछ अलग ही पैटर्न में क्या हैं, वो आपको यहाँ बने हुए हैं। ठीक है ना, इस तरह से वो एक पैटर्न क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इसके चारों ओर किस तरह से बना रहा है, सर्कुलर लाइंस के रूप में बना रहा है, और ये सारे के सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स की ओर की तरह हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें पता नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर से किधर की ओर है। तो इसी सब चीज़ों को बताया गया मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में, कॉर्कस्क्रू रूल में। दोनों जो हैं एक ही चीज़ हैं, सिर्फ नाम अलग अलग कर देने से चोचले अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी पढ़ना आपको वही चीज़ है, वो हम पढ़ाएं या कोई और पढ़ाएंगे वही। ये दोनों चीज़ किसे शो करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, लेकिन दोनों को जानना क्यों जरूरी है, तो लोग जिस तरह से समझें, जैसे समझें, जिस लैंग्वेज में समझें, है ना, बस समझना चाहिए। ठीक है, तो बस यहाँ हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने देखा कि ये जो जितने भी आयरन फिलिंग थे वो कुछ इस तरह से क्या होते हैं, रीएडजस्ट हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, इनका क्या डायरेक्शन है, तो ये हमें देता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड हमारा ये रहा, मैक्सवेल जी का भी राइट हैंड इसी तरह से हुआ होगा। ठीक है ना, अब यहाँ इनका ये रूल क्या कहता है, क्या स्टेटमेंट है इनका, तो इसे समझेंगे और इजीली समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने कहा कि जस्ट होल्ड ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर इन सच ए वे, ठीक है ना, कि आप अपने हाथ में, इन योर राइट हैंड, ठीक है, कि आपने अपने राइट हैंड में एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को कुछ इस तरह से रखा है। ठीक है, ओके। इफ योर थंब shows द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि आपका अगर थंब जो है वो किधर की ओर शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन इन सर्कुलर फिंगर, ये जो इन सर्कुलर फिंगर है ना, ये जो हमारे इन सर्कुलर फिंगर है, इट शोज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द, या इट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द कंडक्टर। ये किधर की ओर बताएगा, ये जो चार इन सर्कुलर फिंगर हैं यही हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बताएगा। ये किधर से किधर आ रहा है, तो आप गौर करेंगे, ये इधर से मूव किया और ऐसे आ रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन इधर से होके जा रहा है लेकिन इधर की ओर आ रहा है। ठीक है ना, अगर हम इसे रिवर्स कर दें, डायरेक्शन को क्या कर दें, चेंज कर दें, है ना, करंट का डायरेक्शन हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो यहाँ इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि हमने डायरेक्शन करंट का क्या किया, चेंज कर दिया,
इस तरह से। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो भी होंगे सारे के सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स ही, सारे के सारे क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल कहने का मतलब कि वो सारे के सारे सर्कल जो एक ही सेंटर कंटेन कर रहे हो या एक ही सेंटर से बनाए गए हों बाय टेकिंग द डिफरेंट रेडियस, है ना, कि अलग अलग रेडियस लेकर के कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब यहाँ इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग फिर वही राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। यहाँ जो है हम इसे डाउनवर्ड इस तरह से लेते हैं। अब फिंगर जो है इसे गौर करो, यानी ये इधर से इधर की ओर आ रहा है, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की ओर जाएगा, इधर से, और इधर की ओर आएगा। दोनों में आप गौर करें कि दोनों में डायरेक्शन क्या है, चेंज है ना, इसमें इधर से इधर की ओर और इसमें इधर से। अब ये कोई टेंशन नहीं है। आप अगर देख रहे हैं कि ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है, इधर अगर हमने इस पे रखा है ना, तो ये गौर करें कि ये इन द डायरेक्शन ऑफ क्या हुआ कि नीडल ऑफ द क्लॉक, यानी कि क्लॉकवाइज। अगर करंट अंदर की ओर आ रहा है तो ये चार फिंगर क्या है, क्लॉकवाइज में है ना, कि क्लॉक के डायरेक्शन में आपको मूव कर रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन अगर यही बाहर की ओर आए तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगा। यानी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की ओर होगा। तो ये थे हमारे पास मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, है ना। अब यहीं जो है हमने कहा कि ये सब एक ही चीज़ है, एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, लेकिन पढ़ना हमें ज़रूरी है, समझ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब आप गौर करो कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के बाद हमारा आता है कॉर्क स्क्रू रूल, है ना। कॉर्क स्क्रू रूल तो आपने देखा होगा कि हमारे घर में या अगल बगल कहीं भी हम लोग जनरली देखते होंगे कि वो दरवाजे में, डोर में, समझे ना, या ड्रॉअर में, इस तरह स्क्रू जो होते हैं वो हमारे यहाँ अच्छे खासे यूज हो जाते हैं। तो वहाँ क्या है कि आप गौर करो कि जब हम स्क्रू को रोटेट करते हैं, ये जस्ट उसका रिवर्स है, ये जस्ट उसका रिवर्स है, ठीक है। वो बता रहा है कि करंट अगर इधर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। इससे हमको क्या पता लगेगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की ओर है तो करंट किधर की ओर है ना। जस्ट अपोजिट इन लोगों का क्या है ना, इंट्रोडक्शन है, आप समझ लेंगे। तो यहाँ क्या है कि अगर मान लो कि हम स्क्रू को, जब हम कभी स्क्रू क्या करते हैं, कसते हैं उसे, है ना, तो देखते होंगे कि जब हम इसे क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो ये किधर की ओर, ऊपर की ओर, है ना। यानी आप इन दोनों डायरेक्शन को गौर करना। मैंने ऐसे किया ना, तो मेरा हाथ कुछ इस तरह से, यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से जा रहा है, यानी करंट किधर की ओर, ऊपर की ओर। लेकिन अगर हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में ऐसे, है ना, तो करंट किधर की ओर, नीचे की ओर। अगर हमने स्क्रू इस तरह से कसा तो करंट किधर की ओर, नीचे की ओर, है ना। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रिवर्स हैं। वो बताता है कि करंट अगर आपको मालूम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर का डायरेक्शन बता सकते हैं आप उससे, और इसमें अगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन पता है तो आप क्या बता सकते हैं, करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं। तो ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो गए, समझा ना। तो बस सिंपल से आप लोगों को मैं चाहूँगा कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसे एक्सपेरिमेंटली करें, समझ में ईजिली आ जाएगा। जैसे अगर हमने यहाँ इस स्क्रू को रखा और मूव किया इस डायरेक्शन में, तो ये किधर की ओर, ऊपर की ओर जाएगा। ये डायरेक्शन करंट का भी था, है ना। यहीं अगर हम इसे उल्टा कर दें और इसे इस तरह से मूव करें तो ये किधर की ओर, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में हो तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। यही साउथ नॉर्थ आप जिधर चाहें उधर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब थे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब गौर करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। तो इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, थ्रू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें आप गौर करते होंगे
कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये फील्ड लाइंस आपको कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में होते हैं, समझा ना। और दूसरी बात, द स्ट्रेंथ ऑफ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, जस्ट डिक्रीजेस व्हेन इट मूव्स, है ना, अवे फ्रॉम द कंडक्टर, कि इनका जो स्ट्रेंथ जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे, यानी इस लाइन का स्ट्रेंथ इसके रिस्पेक्ट में कहीं ज़्यादा होगा, इस लाइन का स्ट्रेंथ इसके रिस्पेक्ट में कहीं ज़्यादा होगा। और हाँ, और स्ट्रेट के ही रिगार्ड में मैंने जब स्ट्रेंथ कहा तो यहाँ हमें एक वर्ड और समझ लेना चाहिए। हैंस क्रिश्चियन और स्ट्रेट ने जब इनका एक तरह से कंक्लूजन निकाला या उन्होंने डिस्कवर किया, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो हैं फादर उन्हीं को कहा जाता है, तो उन्हीं के रिगार्ड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट जो है वो क्या रखा गया, और स्टेट। क्या रखा गया है, और स्टेट। यहाँ जो स्ट्रेंथ जो होगा वो हर नेक्स्ट सर्कल का या नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अराउंड द कंडक्टर वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B, मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय B, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे या फ्लो करेंगे थ्रू द कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है ना, तो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। बट इट ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के। यानी रेडियस जैसे जैसे आपको बड़ा होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होते जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम लोग हमेशा से, जब इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ले लिए और इसे क्या ले लिए, सेकंड इक्वेशन ले लिए, और जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I/R, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग K ले लिए, KI/R। एक्चुअली में K तो ले लेते हैं, लेकिन रियल में ये K जो होता है वो होता है म्यू नॉट्स बाई 2π, म्यू नॉट्स बाई 2π, जो हम लोग आगे सीनियर क्लासेस में जानेंगे। अब आप गौर करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना, कि किन किन चीज़ों पे या कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो इस मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो वो है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कि आप जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जितना कम दोगे फील्ड स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। रेडियस आप जैसे जैसे उससे दूर होते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, या उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो डिक्रीज करता जाएगा, है ना। जितना नज़दीक रहेंगे उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन एक चीज़ और गौर करें कि एट द सेंटर, है ना, जब हम सेंटर में पहुंच जाएंगे तो ऐसा नहीं सोचें कि इसका जो है स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, सेंटर में 0 हो जाता है। सेंटर में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है। तो न ज़्यादा दूर रहें न ज़्यादा पास रहें, ठीक है ना। ये हमारा और आपका रिलेशन है, जस्ट लाइक, ठीक है ना, कि न ज़्यादा दूर और न ज़्यादा पास। तो ये गौर करें हम लोग, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को सारे चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, एक बार फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड को B इंडिकेट कर रहा है, इसका SI यूनिट हम लोगों ने अभी तक नहीं जाना, वो जान लेते हैं। तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना। तो ये तो कांस्टेंट था, ये हमारा क्या था, एम्पियर, है ना। करंट का क्या होता है, एम्पियर, है ना, अब बाय R तो हमारा हो गया मीटर, ठीक है ना, एम्पियर पर मीटर। और इसे हम कहते हैं टेस्ला। क्या कहते हैं, टेस्ला। टेस्ला नहीं सुनेंगे, ये क्या है, टेस्ला। ये क्या है, टेस्ला। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।